मैथ्स में केवल 2 टॉपिक चेंज हुआ है। कहां पे चेंज हुआ आपको बता देंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताते चलेंगे। सबसे पहले सीबीएसई का लव लेटर आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेडिकल पावर और एक्सपोनेंट। ये चीज तो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। इससे आप लोगों का आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 मार्क्स इससे फिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि केवल एनसीईआरटी जो है ना वही सिलेबस है सीबीएसई का। ये सोचने का गलती मत कर देना, ठीक है। मैथ्स में केवल 2 टॉपिक चेंज हुआ है। कहां पे चेंज हुआ आपको बता देंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताते चलेंगे, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाला है। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि सीबीएसई का एक भी अपडेट मिस ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। क्लियर है। और अपना मैथ्स का टारगेट भी बताते चलो कि आपका मैथ्स का टारगेट है कितना। चलो, सबसे पहले सीबीएसई का लव लेटर आप लोगों के लिए है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना आराम से, ठीक है। हम इसको पढ़ करके नहीं बता रहे हैं, बहुत ये आप लोगों के लिए है, तो एक बार पढ़ना इसको आराम से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और आपको चैप्टर वाइज बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कंबाइंड तरीके से मार्क्स गिवन रहता है, ये आपको बता देते हैं। दूसरा चीज है, मेरे को कैसे पता चला चैप्टर वाइज कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, क्योंकि हम पिछले 10-12 सालों का जो पेपर एनालाइज किए हैं उससे मेरे को पता चलता है कि चैप्टर वाइज कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको हम चैप्टर वाइज भी बताने वाले हैं। तो फटाफट से पहले एक बार कंबाइन में हम लोग मार्क्स देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंबाइन में कैसे मार्क्स पूछा जाता है। सबसे पहला, रियल नंबर एक सिंगल चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है, यहां से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 2 आपका अलजेब्रा है, इसमें 4 चैप्टर होल्ड होता है, टोटल 20 मार्क्स। तीसरा चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पे आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि केवल एनसीईआरटी जो है ना वही सिलेबस है सीबीएसई का। ये सोचने का गलती मत कर देना, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां पे आपको डिफरेंट चीजें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे चैप्टर 4 जो है ज्योमेट्री, इसमें आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। ये सिंगल चैप्टर है, ठीक है, ये सिंगल चैप्टर है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड देन मेंसुरेशंस में आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। और स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी अगेन 2 चैप्टर है। यहाँ पे 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स। बोलोगे भैया चैप्टर वाइज मार्क्स चाहिए, चैप्टर वाइज बता देते हैं आपको, और सारा टॉपिक्स भी बताते चलते हैं। ध्यान से समझना, यह है चैप्टर 1। चैप्टर 1 रियल नंबर। अब ये चीजें आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 90% स्टूडेंट इस पे फोकस ही नहीं करते हैं, उनको लगता है जो स्कूल से बताया जा रहा है उसको कर लेते हैं, कहीं पे कोचिंग में जो बताया जा रहा है उसको कर लेते हैं। इसको आराम से ध्यान से बैठ करके पढ़ना। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो ना, तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे 2 टॉपिक्स है, एक फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है भाई, और दूसरा है प्रूफ ऑफ √2, √3 एंड √5। चलो ठीक है यहां तक। लेकिन जो मेन चीजें है ना कि आपको रियल नंबर का और उसके सारे टाइप्स का और उसका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मींस नंबर सिस्टम्स के बारे में, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और उसके सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज यहां पे आपको पता होना चाहिए रेडिकल पावर और एक्सपोनेंट। ये चीज तो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं, तो आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि पावर कैसे काम करता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरा चीज है कि फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम को, ठीक है। यहां पे जब आप आओगे तो डिस्क्राइब द फंडामेंटल थ्योरम विथ एग्जांपल। फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको वापस से √2, √3, √5 तो प्रूफ करने ही आना चाहिए, लेकिन ऐसे कंबाइन फॉर्म में भी प्रूफ करने के लिए आना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बढ़ते, हाँ, इसका कितने मार्क्स का ये पूछा जाएगा भाई, तो ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है, फिक्स रहता है ये फिक्स। इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा कंफर्म। क्लियर है? बहुत बार ऐसा पूछा जाता है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, तो ये 6 हो गया। लेकिन पता है इस बार कैसा पूछा गया था? इस बार बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन था। एक पूछा गया था 1 मार्क्स का
और एक पूछा गया था सीधा 5 मार्क्स का। ये बहुत रेयर पूछा जाता है चैप्टर 1 से, क्लियर है। और वो भी जो 1 मार्क्स में पूछा गया था वो आपका असर्शन रीजन में पूछा गया था, जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर दिए थे। चलो देखो सेकंड नंबर, सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, क्लियर है। पॉलिनोमियल से कितने मार्क्स का आएगा अभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कंसेप्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक आपको पता होना चाहिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोज, यहां पे आपको ग्राफिकल मेथड, वो जो ग्राफ होता है ना ऐसे करके, ये वाला चीजें भी आपको आना चाहिए, तीसरा चीजें फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली and verify the relationship between this and coefficient of quadratic polynomial, यहां पे ये सारा चीजें आपको करना है चैप्टर 2 में। इसमें कितने मार्क्स का आता है भैया, इसमें ऑन एन एवरेज 3 to 6 मार्क्स का आता है। अब कंफर्म क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें वेरी करता है, क्योंकि जो 4 चैप्टर आपका पूछा जाता है 20 मार्क्स के अंदर में, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये मिला करके आपका 20 मार्क्स का होता है। इसी रीजन से कभी कभी वेरी करता है, बट मिनिमम 3 मार्क्स का पूछा जाता है और 6 तक ये जाता है। ऑन एन एवरेज कितना पूछा जाता है, ऑन एन एवरेज आपका 4 से 5 मार्क्स पूछता ही पूछता है, क्लियर है। अब आगे बढ़ो, और ये है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी आपको बताएंगे कहां कहां पे टॉपिक चेंज हुआ है, ठीक है, तो बने रहो। यहां पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने आना चाहिए, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड और हाँ, इसका सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, और प्रिंटेबल पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। सेकेंड, अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है उसका अलजेब्रिक कंडीशंस क्या होता है। थर्ड, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड, अलजेब्रिकली सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशंस मेथड एंड कुछ सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे आपको ये सारा चीजें करना है, और ये वाला पार्ट में आपको कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और भी ये सारा चीजें क्लियर है। यहाँ पे वही चीजें हैं, ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं, अलजेब्रिकली कैसे फाइंड करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारा चीज क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है आपका चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर, अच्छा पिछले वाले में कितने मार्क्स का था नहीं बताएं क्या, चलो देखो ये भी 4 से लेकर के 7 तक पूछा जाता है, 4 से लेकर के 7 मार्क्स तक इसमें पूछा जाता है, कभी कभी 7 तक पूछा हुआ है। लेकिन वही ऑन एन एवरेज अगर आपको बताएं तो 5 से 6 नंबर का मार्क्स यहां से पूछा जाता है, क्लियर है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। यहां पे आ जाओ क्वाड्रेटिक वाले में, तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करके आपको करना है, और डिस्क्रिमिनांट भी पढ़ना है, और नेचर ऑफ रूट भी पढ़ना है। उसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम मींस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे लाइफ एक्टिविटी एंड इनकॉर्पोरेटेड, मींस डे टू डे लाइफ में जो भी तरह का वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है वो वर्ड प्रॉब्लम आपको यहां से पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये सब हम अगर सब में बहुत डिटेल जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ये सब आप लोग रीड करते जाना, ठीक है। जहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा हम हाईलाइट कर देंगे। हाँ, इससे भी आपका कितना मार्क्स पूछा जाता है भाई, इससे भी वही 4 to 7 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ऑन एन एवरेज अगर बोलो तो 4 से 6 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है, वेरी करता है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे है चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर है, यहां पे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में पढ़ना है, और डेविएशंस ऑफ nth टर्म ये क्या होता है,
सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम के बारे में इसमें पढ़ना है, और उसका एप्लीकेशंस मींस वर्ड प्रॉब्लम और डे टू डे लाइफ में जो कंडीशंस बनते हैं वो सारे भी आपको यहाँ पे करना है। डेली लाइफ सिचुएशन, इस मींस यहाँ पे आपके वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस भी बनेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इस टाइप के चैप्टर से बहुत ज्यादा बनते हैं। क्लियर है? और हाँ, आप लोगों को हम चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देने वाले हैं, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चैप्टर 5 जो है, यहां से भी आपका 4 to 7 मार्क्स का ही पूछा जाता है, लेकिन 4 to 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों चैप्टर से आप लोगों का कंबाइंड 20 मार्क्स पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें वेरी करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, और यहाँ पे चैप्टर 6, ये जो चैप्टर 6 है ट्रेंगल, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, लेकिन नहीं दिख रहा है तो आपको जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये ट्रेंगल चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट नाइन्थ में आप लोग पढ़ के आए हो तो उतना डिफिकल्ट आप लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है। नाइन्थ से इजी लगने वाला, इतना माइंड में रख लो, ठीक है। पहला चीज है, यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जो थ्योरम आपको पढ़ना है वो केवल एक थ्योरम प्रूफ करना है, फर्स्ट बीपीटी थ्योरम। उसके अलावे आपको जो भी थ्योरम यहाँ पे पढ़ना है उसमें सारे का स्टेटमेंट बस जानना है, विदाउट प्रूफ करना है। सेकंड देखो विदाउट प्रूफ, थर्ड देखो यहाँ पे स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, फोर्थ स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ। तो ये जो स्टेटमेंट वाला आपका थ्योरम है उसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ आपका एग्जाम में नहीं आएगा। प्रूफ आएगा तो केवल एक बीपीटी का, क्लियर है, बाकी किसी का प्रूफ नहीं आएगा। बट ये स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आएगा, क्लियर है। यहाँ पे बाकी ये वाला पार्ट आप लोग रीड कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मार्क्स देखो तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं वापिस। देखो यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्री था ना, इसमें 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 15 मार्क्स में दो चैप्टर इंक्लूड होता है, एक होता है आपका वही ट्रेंगल वाला पार्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है सर्कल वाला पार्ट। तो दोनों को मिला करके कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 15 मार्क्स। बोलोगे भैया ट्रेंगल से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? देखो ट्रेंगल से ऑन एन एवरेज जो पूछा गया है क्वेश्चंस, वो यहां पे आप लोगों का 7 से लेकर के 10 मार्क्स तक भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी कभी 10 तक भी चला गया है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो 7 to 8 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, और ये है आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर है, इससे आप लोगों का आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये 6 मार्क्स इससे फिक्स है। यहां पे क्या क्या आता है? पहला कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, और यही डिस्टेंस फॉर्मूला पता है अभी 9th में भेज दिया है ना, अभी 9th में भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला चला गया, ठीक है। और इसके पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताया ना, वो भी 9th में चला गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का इस बार सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे भी है। नेक्स्ट अगर आप देखो चैप्टर 8, चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे दो चैप्टर मिला करके वापिस आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, चीजों को समझ लेना अच्छे से। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये, इसे आपका 12 मार्क्स का पूछा जाता है, और इस 12 मार्क्स में आप लोगों का दो चैप्टर आता है। कौन कौन सा दो चैप्टर आता है भैया? देखो एक एक आपका आता है जो चैप्टर 8 है, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये अलग चैप्टर नहीं है, ये दोनों एक ही चैप्टर में ही रहता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, एक्यूट एंगल, ये सब के बारे में। थर्ड है यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है डिफाइंड ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यूज, आप लोग पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक्स के बीच में, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटीज जो मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, अगर आप लोगों को भी आइडेंटिटीज डिफिकल्ट लगे ना तो एक बार मेरे चैनल पे आइडेंटिटीज से रिलेटेड वीडियोज आ जाएगा, गारंटी देते हैं आपको इजी करा देंगे। क्लियर है? ये यहाँ पे ज्यादा आइडेंटिटीज है नहीं, 3-4 आइडेंटिटीज है,
मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो सही जगह से या सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसी रीजन से। इससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है? अगेन 5 से लेकर के 9 मार्क्स तक इसमें वेरी करता है, 5 टू 9 मार्क्स तक का। बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 5 से लेकर के 8 मार्क्स के बीच में वेरी करता है, इतना वेरी किया हुआ है, तो इतने मार्क्स इससे पूछा जाता है। यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे है चैप्टर 9, उसी का ट्रिगोनोमेट्री का ही है ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को इजी लगता है, और मेरे से अगर सच पूछो ना तो ये चैप्टर उतना मुश्किल है नहीं। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीजें इसमें यूज होता है, बस आपका इंग्लिश थोड़ा जो पढ़ने का और समझने का तरीका है ना वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, फिर आपसे हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस ये आपके चैप्टर में होगा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करके चैप्टर का नाम, जहां पे सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम should not be involve more than two right angle, एंड आपको एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल पढ़ना है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, और जो भी फिगर बनेंगे वो दो राइट एंगल ट्रेंगल ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा चीजें कर लेना। इससे अगेन आपको बता दें, क्योंकि दो चैप्टर मिला करके आपका 12 मार्क्स का पूछता है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, तो सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर 8 वाले चैप्टर में ज्यादा मार्क्स पूछेगा तो 9th वाले में ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो सोचो 8 वाले में पूछा अगर 7 मार्क्स, ठीक है, तो यहां से आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स, ऐसे करके वेरी करता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे भी आपका 4 से लेकर के 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इस वाले चैप्टर से। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, और यहां पे चैप्टर 10 है सर्कल। आपको पीछे दिखाए थे अभी ट्रेंगल वाला चैप्टर, ट्रेंगल और सर्कल ये दोनों मिलाकर के 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो ट्रेंगल से अगर सपोज 8 मार्क्स पूछेगा तो सर्कल से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? और ट्रेंगल से अगर 10 पूछा तो सर्कल से आपका 5 पूछा। बोलोगे भैया ऑन एन एवरेज कितना पूछता है? ऑन एन एवरेज आपका 5 से लेकर के 8 तक का बीच में पूछता है। क्लियर है? यहां पे आपको क्या करना है, दो थ्योरम यहां पे आपको प्रूफ देखना है, एक ये थ्योरम। इसमें टेंजेंट एट एनी पॉइंट वाला एक थ्योरम है, और एक है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो थ्योरम है, और ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से इससे मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। नेक्स्ट अगर यहां पे देखें हम लोग, तो यहां पे है चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये दोनों मिला करके आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे देखो मेंसुरेशन में 10 मार्क्स में आप लोगों का दो चैप्टर कवर होता है। कितना होता है भाई? दो चैप्टर। तो दो चैप्टर में कौन कौन सा आने वाला है? एक आपका आने वाला है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ऑन एन एवरेज 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर देखो तो एक आपको पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट का एरिया, और दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर सरकमफेरेंस, ये सारा चीजें मिला करके भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर? क्लियर है? और नेक्स्ट अगर देखें तो इसी का दोस्त सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यही दोनों चैप्टर मिला करके 11 और 12 मिला करके कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स कंबाइंड। अब सोचो अगर इस चैप्टर से आपका पूछेगा 6 मार्क्स तो सर्कल से पूछेगा 4 मार्क्स। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू 11 चैप्टर। क्लियर है? और ये चैप्टर आप लोग 9th में भी पढ़े हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। यहाँ पे सिंपली कौन कौन सा फिगर के बारे में पढ़ना है आपको, तो यहाँ पे क्यूब के बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, स्फीयर के बारे में पढ़ना है, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कॉन्स के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आपको चीजें चाहिए। दूसरा चीजें बोलोगे भैया ये तो बहुत इजी होने वाला है, थोड़ा सा रुको। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस फिगर पूछा जाता है। कॉम्बिनेशंस कैसे? तो कभी कभी क्या करेगा, तो क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रख देगा, तो कौन और हेमिस्फीयर को चिपका करके कंबाइन करके क्वेश्चंस पूछेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, और नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी
दो चैप्टर मिला करके आप लोगों का कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखो 11 मार्क्स का स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। और मेरे से अगर सच पूछो ना, तो ये 10 मार्क्स से ज्यादा इजी ये स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी है 11 मार्क्स लाना। ठीक है, पढ़ना सारा है क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है, तो सारा ही चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो काम है वो बता देते हैं आपको। क्लियर है? यहां पे स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है बस। क्लियर है? और इससे ऑन एन एवरेज, क्योंकि दोनों चैप्टर मिलाकर के 11 पूछा जाता है, तो इससे भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 7 तक भी चल जाता है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो ये चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14, इससे भी वही 5 से 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। क्लासिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो देखना है, और सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये सारा चीजें, और रियल लाइफ प्रॉब्लम भी आपको इंक्लूड करना है इसमें। समझ में आ गया? बोलोगे भैया कहां पे टॉपिक चेंज था, ये आपने नहीं बताया। कहीं पे वैसा कोई खास चेंजेस था ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को इसीलिए बोले ताकि आप पूरा लेक्चर को, ये पूरा वीडियोस को फोकस के साथ देख सको। सिंपल। ठीक है, अब बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैथ्स में आपने कितने चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए, और साइंस का पहले चाहिए या एसएसटी का पहले चाहिए, ऐसे चैप्टर वाइज ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।